प्रीति आज बहुत खुश थी। आखिरकार इतने सालों बाद उसके घर में खुशी जो आई थी। प्रीति को जैसे ही पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो ये खुशखबरी सबसे पहले अपनी सास सुमन को बताती है। माँ जी, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हो। क्या बहू, तू सच कह रही है? तू नहीं जानती, तूने आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तू आराम से बैठ जा, आज से तू कोई काम नहीं करेगी। माँ जी, मुझे पता था आपकी खुशखबरी सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करोगे, इसलिए मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। क्या डॉक्टर के पास? पर वहाँ क्यों जाना है? ये आजकल के डॉक्टरों को कुछ नहीं आता। और वैसे भी हमारे समय पर कौन सा डॉक्टर हुआ करते थे? फिर भी बच्चे आज के बच्चों से ज्यादा तंदुरुस्त पैदा होते थे उस समय। माँ जी, ये मेरा पहला बच्चा है और मैं कोई भी लापरवाही नहीं चाहती। और अनुज ने भी मुझे फोन करके डांटा है कि मैं कल के कल डॉक्टर से मिल के आऊँ। अरे बहू, मुझे तो इन डॉक्टरों पर भरोसा नहीं होता। थोड़ी सी कमी होती नहीं है कि कह देते हैं ऑपरेशन होगा। कई बार तो सही सलामत बच्चा भी मरा पैदा हो जाता है। ये डॉक्टर जरूर कुछ धांधली करते हैं, पर अब तू इतना कह रही है तो ठीक है, चले जाएंगे कल डॉक्टर के पास। सुमन डॉक्टरों से ज्यादा तांत्रिक और तंत्र विद्या में विश्वास रखती थी। बस यही वजह थी कि सुमन प्रीति को हॉस्पिटल जाने से रोक रही थी, पर प्रीति भी जिद करके हॉस्पिटल जाने की ठान लेती है। अब अगले दिन प्रीति अपनी सास को हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, पर तभी अनुज प्रीति से कहता है, प्रीति, माँ को रहने दो, मैं हूँ ना, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास। पर आप कैसे चलेंगे मेरे साथ हॉस्पिटल? आपको ऑफिस भी तो जाना है और वैसे भी माँ जी तो है ही ना। मैं कह रहा हूँ ना तुमसे कि माँ हॉस्पिटल नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ वैसे भी माँ को नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ है, मैं लेकर चलता हूँ। और वैसे भी मैं अपनी बीवी बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बहू, अनुज बिल्कुल सही कह रहा है। जब अनुज तेरे साथ है तो फिर मैं क्या करने के लिए आऊंगी? तुम दोनों हॉस्पिटल से जाओ, मैं घर पर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। सुमन को सब एक तांत्रिक के नाम से जानते थे, पर इस बारे में प्रीति को कुछ नहीं पता था। और कहीं न कहीं अनुज को भी यही लगता था कि उसकी माँ कोई तांत्रिक है जो जादू टोटका करना जानती है। बस यही वजह थी कि अनुज अपनी माँ को अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल नहीं जाने देता और खुद उसके साथ हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद प्रीति अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है और तभी वो अनुज से सवाल करती है। अनुज, मैंने देखा तुम ज्यादातर माँ जी से नाराज रहते हो। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से तुम माँ जी से इतना रूडली बात करते हो? तुम जानकर क्या करोगे? और वैसे भी सब ठीक है, और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हमारे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। अब प्रीति दोबारा अनुज से कुछ पूछती है कि उससे पहले उसका नंबर आ जाता। अब प्रीति डॉक्टर से चेकअप करवा कर घर आ जाती है। घर जाते ही अनुज अपनी माँ से कहता है, प्रीति बहुत कमजोर है और हमारा होने वाला बच्चा भी डॉक्टर ने प्रीति को आराम करने के लिए कहा है, तो प्लीज आप प्रीति को परेशान मत करना। अनुज, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? माँ जी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। बहू, तू अनुज की बात का बुरा मत मान। वो मेरा बेटा बचपन से ही ऐसा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इसे। तू जाकर आराम कर ले और जैसा जैसा तेरे को डॉक्टर ने बोला है तू वैसा वैसा ही करना। हाँ, सब कुछ सही चल रहा था। सुमन भी अपनी बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, तो वहीं अनुज भी अपने होने वाले बच्चे और बीवी का अच्छे से ख्याल रख रहा था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात सुमन अपने कमरे में बैठकर कुछ पूजा पाठ करने लगती है। अपनी सास के कमरे से निकलता हुआ धुआं देखकर प्रीति डर जाती है और वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास तांत्रिक वाले कपड़े पहनकर कुछ पूजा पाठ कर रही है। माँ जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है मैं कितना डर गई थी, और आपने ये तांत्रिक जैसे कपड़े क्यों पहने हुए? बहू, सही समय पर आई है तू। बिल्कुल मैंने सोचा ही था पूजा खत्म होने के बाद तुझे ही पानी पिला दूंगी, पर अब जब तू खुद ही चलकर आ गई है तो हवन में बैठ जा। मैं तेरे और तेरे बच्चे के लिए ही पूजा कर रही हूँ। पर कैसी पूजा माँ जी? यहाँ नींबू, सिंदूर, डरावनी हड्डियाँ रखी है, ये सब तो मैंने सिर्फ टीवी पर देखा था। अरे प्रीति बहू, तू डर मत। तेरी सास कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी तांत्रिक नहीं है। अरे अपने पूजा पाठ से मैं हर किसी का भविष्य बता देती हूँ, और तू तो मेरे घर की है, मुझे अपने घर का भी तो भविष्य देखना होगा ना।
ये पूजा मैंने खास तेरे बच्चे के लिए की है, ताकि मुझे पता चल सके कि तेरे गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। माँ जी, ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुझे तो कुछ कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं करना। और शायद यही वजह थी, इसीलिए अनुज जी आपसे इतने नाराज रहते। मैं अभी जा रही हूँ अनुज जी के पास उन्हें सब बताने। बहू, अनुज को कुछ मत बताना। अगर तूने उसे बताया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। बड़ी मुश्किलों से वो मेरे पास आया है। उसे तो लगता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, पर अगर तू उसे सच बता देगी तो एक बार वो फिर मुझसे दूर चला जाएगा। सुमन प्रीति को रोकने की काफी कोशिश करती है, पर प्रीति नहीं मानती और अनुज के पास सारा सच बताने के लिए चली जाती है। अब सुमन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो अपनी तंत्र विद्या से अपनी बहू को गूंगा कर देती है, जिसके बाद प्रीति अपने पति को कुछ नहीं बता पाती। और प्रीति की ऐसी हालत देखकर अनुज सब समझ जाता है कि ये सब उसकी माँ का किया है। माँ अब नहीं सुधरोगी ना? सच सच बताना, आपने मेरी प्रीति के साथ क्या किया है? ये तो क्या बोल रहा है अनुज? भला मैं क्यों बहू के साथ कुछ करूंगी? मैंने तो तेरे कहने पर तांत्रिक पूजा करना भी छोड़ दिया। माँ ज्यादा भोली मत बनो, मैं आपकी हरकतों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं प्रीति को कल डॉक्टर से दिखाने ले गया था। डॉक्टर ने बताया कि प्रीति और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और फिर भी अगर प्रीति मुझसे कुछ नहीं बोल पा रही है तो इसके पीछे जरूर आपका ही हाथ है। आपको क्या लगा, आप प्रीति को गूंगा कर दोगी तो वो मुझे आपका सच नहीं बता पाएगी? भूलिए मत, प्रीति पढ़ी लिखी है। उसने मुझे खुद लिखकर बताया है कि आपने उसके साथ क्या किया। हाँ, मैंने बहू के ऊपर जादू टोना और टोटका किया है, पर ये सब कुछ मैंने उसकी भलाई के लिए ही तो किया है। अरे उसके पेट में हमारे घर का अंश पल रहा है, वो एक लड़का है या नहीं? मैं तो बस यही जानना चाहती थी, जो कि मुझे अब पता चल चुका है। मुझे पता चल चुका है कि मेरी बहू लड़का जन्म देने वाली है, तो फिर मैं उसके साथ कुछ बुरा क्यों करूंगी? हाँ माँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी प्रीति को ठीक कर दो। अगर उसे या मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अनुज अपनी माँ को धमकी देकर प्रीति को अपने साथ लेकर कहीं दूर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और सुमन को पता चलता है कि उसकी बहू ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसके बाद सुमन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो खुद अपने बेटे बहू के पास जाकर उनसे अपनी इस गलती की माफी मांगती है। बहू, अनुज बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर इस बार मैं सच कह रही हूँ, अगर मैंने कभी भी अपनी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल किया तो तुम दोनों मुझे मार देना या पुलिस के हवाले कर देना, पर अब मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकती। प्लीज मेरे साथ घर चलो। सुमन अपने बेटे बहू से अपनी गलतियों की माफी मांगती है, पर अनुज अपनी माँ को माफ नहीं करता और वो अपनी तांत्रिक माँ से सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है और शहर से काफी दूर चला जाता है। जिसके बाद फिर कभी सुमन अपने बेटे बहू और अपनी नन्ही सी पोती का मुंह नहीं देख पाती। बहुत गंदी बदबू आने लगती है। सभी लोग अपने मुंह पर कपड़ा रखकर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अरे कौन फ्रेश होकर नहीं आया? हे भगवान, एक तो भगवान की कथा चल रही, ऊपर से ना जाने कौन सा नालायक यहाँ पर है जो ऐसे शंख बजा रहा है जो किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा और अपना काम करे जा रहा है। हाँ बहन, मेरा तो दम घुट रहा है, समझ में नहीं आ रहा कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं पंडित जी शंख बजाते बजाते कुछ और ही बजा रहे हैं? ये तो नहीं पता कि कौन बजा रहा है, लेकिन जो भी बजा रहा है वो बड़ा गंदा बजा रहा है। लग रहा है कि कई दिनों से फ्रेश नहीं हुआ है वो। दरअसल सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही थी। इसी बीच दामिनी और उसकी सास कविता भी पूजा में अपनी भक्ति का रंग जमा रही होती है। दोनों की एक बुरी आदत थी पाद मारने की और दोनों बिना आवाज किए गैस छोड़ती थी, जिससे हर कोई कंफ्यूज हो जाता था कि आखिर ऐसा नाइट्रोजन बम छोड़ने वाला इंसान कौन है। दोनों सास बहू बीस पूजा में खूब गंदी गंदी गैस छोड़ती है और खुद को इतना ज्यादा शरीफ और मासूम बताते हुए एक औरत से कहती है, हाय राम जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। आखिर किसका पेट खराब है? क्यों पूजा में इस तरह से गंदी बदबू फैलाकर पूजा को भंग करना चाह रहे हो? वही तो बेटा, आखिर कौन है ऐसा नालायक इंसान जो इतना गंदा काम कर रहा है? इस बुढ़ापे में ऐसा लग रहा है मेरी तो जान ही निकल जाएगी। दामिनी बहू, एक काम करते हैं, भगवान के आगे हाथ जोड़कर यहाँ से चलते हैं। अब मेरे बस की नहीं है, पता नहीं कौन ऐसे बुरे काम करता है। इस तरह से दामिनी और कविता दोनों अपने घर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। दामिनी और कविता के घर के सामने ही मिस्टर शर्मा जी की मौत हो जाती है।
दोनों सास बहू मिलकर शोक सभा में जाती है। मिस्टर शर्मा जी की डेड बॉडी के आसपास सभी लोग बैठकर अशोक जता रहे होते हैं। तभी दामिनी और कविता बहुत गंदी गंदी गैस छोड़ने लगती है। मिस्टर शर्मा जी की पत्नी, जो कि बहुत बुरी तरह से रो रही थी, वो भी अपने मुंह पर कपड़ा रखते हुए अपने मन ही मन कहती है, हे भगवान, आखिर कौन नालायक ऐसे गंदी गंदी गैस छोड़ रहा है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मरा हुआ पति जिंदा हो जाए। इतनी मुश्किलों के बाद तो वो मरा था, अब ना जाने कौन मेरा दुश्मन आ गया है जो मेरे इस मरे हुए पति को जिंदा करना चाहता है। ये कितनी गंदी गैस, ऐसी गैस की लाश भी जिंदा हो जाए और एक जिंदा इंसान लाश बन जाए। आसपास के सभी लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर किसी न किसी तरह से उस वक्त गुजार लेते हैं। आखिरकार थोड़ी देर बाद कविता और दामिनी दोनों साथ में बैठकर आलू के पराठे खा रही होती है। इसी बीच दामिनी बहुत ही गंदा गैस छोड़ती है और ये देखकर कविता को गुस्सा आता है और वो कहती है, हम दोनों का काम पाद मारने का है और हम दोनों की एक ही बीमारी है, लेकिन कम से कम खाने के टाइम तो पाद मत मार बहू। तू ना मुझसे भी ज्यादा गंदा पाद मारती है। बस मम्मी जी, इतना भी झूठ मत बोलो। मुझसे ज्यादा पाद तो आप मारती हो, इतना गंदा पाद मारती हो कि पूछो मत। इसके पीछे ना एक फैक्ट है, इंसान जितना पुराना होता है ना उतना ज्यादा पुराना और गंदा पाद मारता है। और हम दोनों की उम्र में ना काफी ज्यादा डिफरेंस है। आप मुझसे बड़े हो और आप काफी पुराने भी हो। बहू, मैं भी ना पढ़ी लिखी हूँ और मुझे भी अच्छे से पता है पाद मारने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा तो एक काम करना, कभी अकेले में ना अपने आप को कमरे में बंद करके उस कमरे में बैठना और जितना दिल करे उतना छोड़ना और फिर सोना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितना गंदा पाद मारती हो। अरे जाना, अब लड़ाई झगड़ा करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम दोनों पाद मारने के पार्टनर हैं। अब हम दोनों ही इस तरह से लड़ेंगे तो साथ में पाद कौन मारेगा? ये बात आपने बिल्कुल सही की मम्मी जी। अब मैं खाना बना लेती हूँ, आपके बेटे के आने का समय हो चुका है। दामिनी का पति समर दामिनी को फोन करके कहता है कि वो अपने दोस्त अजय के साथ घर आ रहा है। दामिनी अजय के लिए बहुत अच्छा और टेस्टी डिनर बनाती है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इसी बीच कविता और दामिनी दोनों गैस छोड़ने लगती है। बेचारा अजय खाना कम खाता है और मुंह ज्यादा बनाता है। ये देखकर समर कहता है, क्या हुआ भाई, तुझे खाना अच्छा नहीं लगा क्या? देख रहा हूँ जब से अजीबो गरीब मुंह बनाए जा रहा है। सब ठीक है ना? तेरा हाजमा तो ठीक है? अबे मेरा हाजमा तो ठीक है। मुझे लगता है कि तेरा हाजमा खराब है, जभी तो इतनी गंदी गंदी गैस छोड़ रहा है। समर समझ जाता है कि आखिर ये गंदी गंदी गैस कौन छोड़ रहा है। समर अब शर्म से पानी पानी हो जाता है। वो किसी तरह से अजय को डिनर करवाकर उसको उसके घर छोड़ने का सोच रहा होता है। आखिरकार अजय आधा अधूरा खाना खाकर बाहर आ ही जाता है। तेरे घर में इतनी गंदी स्मेल मार रही थी, इतना गंदा कौन पाद मारता है तेरे घर में? सच बता रहा हूँ, एक सेकंड भी वहाँ रुकना यानी अपने आप को उस गंदे बास से जान से मारना हुआ। एक तरह से खुदकुशी हुई। देख, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे ये बातें बता रहा हूँ। मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों ही पाद मारने वाली पार्टनर है। दोनों इतना गंदा पाद मारती है ना, वो दोनों की आवाज भी नहीं आती, और तो और इसी का फायदा उठाकर वो कभी भी छोड़ देती हैं। अच्छा ये बात है, अक्सर ये होता है कि जो पाद मारता है ना, उसे अपने पाद की स्मेल बुरी लगती ही नहीं है। चल अब मैं चलता हूँ। समर को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। घर आकर वो अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, दामिनी, दोनों इधर आओ मेरे पास। कब सुधरोगी आप? आप दोनों की हरकत में पाद मारना एक कंट्रोल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी शुरू हो जाओ। जब आप दोनों को पता है कि आप दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है तो वहाँ से हट जाना चाहिए ना। आप दोनों तो ऐसे खुले में कहीं भी करने लग जाती हो। अरे बेटा, ये बता कि इसे भी कोई रोक सकता है क्या? माँ ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको पता तो चलता होगा ना कि अब आपको ये करना है, तो कम से कम उस टाइम कहीं दूर चली जाया करो। दामिनी और कविता को कुछ भी समझ नहीं आता। वो दोनों अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। समर कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के घर पर ही चला जाता है और इसी बीच दामिनी और कविता को बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लगती है और वो दोनों एक दूसरे से कहती है, अरे दामिनी, इतना गंदा पाद तू मार रही है क्या? इस बार तेरे पाद की स्मेल तो अलग ही आ रही है। नहीं मम्मी जी, मैं नहीं हूँ, मुझे तो लग रहा है आप हो। अरे बहू, सच में बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा।
हाँ माँ जी, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन इतना गंदा बात कौन मान रहा है? हम दोनों के सिवा तो इस घर में कोई है नहीं। उस बात की बदबू से दामिनी और कविता का दम घुटने लग जाता है। वो दोनों बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर का दरवाजा भी बंद था। कुछ देर तक उसी बदबू में रहने से उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। थोड़ी देर बाद समर आता है और उन दोनों की हालत देखकर वो उनसे कहता है, और बताओ कैसा लग रहा है? ये सब क्या है बेटा? हम दोनों के अलावा इस घर में ऐसा कौन है जो इतना गंदा पाद मार रहा है? मार्केट में ना ऑनलाइन पाद की बदबू भी बिकती है, जिससे बहुत गंदी स्मेल आती है, तो वही मैंने पूरे घर में फैला दिया है। अब आपको पता चला, जब किसी दूसरे की पाद की स्मेल खुद तक आती है तो कैसा महसूस होता है। कविता और दामिनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी उन दोनों को समर की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। जिसके बाद वो दोनों सास बहू फिर से पाद मारने का काम जारी रखती है और अपने जीवन में ऐसे ही अपनी गंदी पाद की बदबू से लोगों को परेशान करती हुई आगे बढ़ती है। रमन अपनी माँ नीतू और बीवी आंचल के साथ ही खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां रमन के कंधों पर थी और रमन एक छोटी मोटी नौकरी करता था, जिस वजह से उसका घर सही तरीके से नहीं चल पा रहा था और यही समस्या रमन को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसको परेशानियों में देख आंचल यानी रमन की पत्नी रमन से बोलती है, रमन जी क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कि आप कुछ दिनों से बड़े ही परेशान हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए ना। हाँ चल, परेशानी तो है, क्योंकि मैं इस कंपनी में पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, पर अब तक मेरे मालिक ने मेरी सैलरी नहीं बढ़ाई, और अगर मेरी सैलरी इतनी ही कम रही तो आगे घर का गुजारा करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं घर कैसे चलाऊं। ऊपर से मेरे शौक, मुझे उन्हें भी तो पूरा करना है। आप अपने मालिक से बात कर लीजिए, क्या पता वो आपकी सैलरी और बढ़ा दे, और अगर उन्होंने आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई तो आप कोई और काम देख लेना। अब मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को आकर तुमसे बात करता हूँ। अब इसी तरह से रमन अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस का सारा काम करके घर आता है। उसके सारे शौक और ख्वाहिशें ऑफिस और घर के बीच दबकर मरती जा रही थी। अब अमन ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बीच में फंसकर रह जाता है, साथ ही उसके घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है। इन सबसे परेशान आकर एक दिन रमन अपने दोस्त अमित से कहता है, अमित भाई, मैं तुझे एक सलाह देता हूँ, तू कभी शादी मत करना, क्योंकि जब से मैंने शादी की है तब से मेरे घर और ऑफिस के बीच में बिल्कुल फंस चुका हूँ मैं। मेरे सारे शौक दबे जा रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि मैं खूब पैसे कमा लूंगा और खूब ऐशो आराम से जिंदगी जीऊंगा, लेकिन आज मैं 20-25 हजार की नौकरी कर रहा हूँ और ऊपर से अपना घर चला रहा हूँ। मेरे पास तो अब इतनी फुर्सत भी नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर किसी दिन पार्टी कर सकूं। अरे भाई, तो फिर किसने तुझे कहा था गरीब लड़की से शादी करने के लिए? तू तो देखने में भी इतना स्मार्ट गुड लुकिंग है, तुझे तो किसी लड़की को फंसाना चाहिए था यार। अगर आज तू किसी अमीर लड़की से शादी करता तो आज तेरी मौज ही मौज होती। देख, तेरा भाई अमीर लड़की से शादी कर रहा है और बदले में तेरे भाई को दहेज में एक बंगलो, एक मर्सिडीज और बहुत सारा कैश मिल रहा है। मेरी तो निकल पड़ी बेटे अमीर लड़की से शादी करके। खैर, मैं चलता हूँ, मेरी किस्मत में तो आज भी रोना ही लिखा है और कल भी। इतना बोलकर रमन अपने घर जाता है, पर रमन के कानों में अब भी अमित की बातें गूंज रही होती है, जिसके बाद रमन मन ही मन सोचता है, अमित बोल तो बिल्कुल सही रहा है। मैंने बेकार ही आंचल जैसी गरीब लड़की से शादी करी। अगर मैंने भी किसी अमीर लड़की से शादी की होती तो आज मुझे गरीबी नहीं देखनी पड़ रही होती। इस तरह से रमन अपनी पहली शादी को कोसने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रमन की मुलाकात कोमल नाम की एक अमीर लड़की से उसी के घर पर होती है। दरअसल कोमल रमन के मालिक की दोस्त की बेटी थी और रमन कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कोमल के पिता को देने के लिए उनके घर गया था। अब क्या था, रमन को देखते ही कोमल को उसके पहली नजर में प्यार हो जाता है। वो अपना दिल रमन को दे बैठती है। वो दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी चेंज कर लेते हैं, फोन पर घंटों घंटों बातें भी करते हैं। वैसे मेरे पापा बता रहे थे कि तुम शादीशुदा हो और अपनी पहली बीवी से तुम्हारी कुछ खास बनती नहीं। वैसे क्या रीजन है जो तुम अपनी पहली बीवी को पसंद नहीं करते? कोमल यार, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मैं बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ, पर मेरी बीवी वो मुझसे खुश नहीं है क्योंकि मैं गरीब हूँ
और उसे किसी अमीर लड़के से शादी करनी थी। तुम नहीं जानती पर मेरी बीवी का अफेयर चल रहा है एक अमीर लड़के से। मैं ये सब कुछ जानता हूँ पर मैं फिर भी उसे छोड़ नहीं पाता। अब तो बस मुझे किसी का सहारा चाहिए, कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे दुखों को समझ सके, ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी बीवी को छोड़ सकूं, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं भी। रमन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कोमल उसकी बातों में फंस जाती है और वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जब रमन आंचल की अमीर सौतन को घर लेकर आता है, आंचल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अपने पति से कहती है, रमन जी, आज मेरा जन्मदिन था और मुझे लगा था कि हर बार की तरह आप मेरे लिए कोई बहुत अच्छा तोहफा लेकर आएंगे पर ये क्या, आप मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे लिए मेरी अमीर सौतन लेकर आए हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा धोखा और ये अमीर सौतन क्यों ला कर दी? रमन जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारी बीवी का अफेयर चल रहा है, वो खुद तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है, पर आंचल को देखकर तो लग रहा है कि वो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उसे छोड़कर जाना चाहते हो। और वो किसी अमीर लड़की को नहीं फंसा रही बल्कि तुमने मुझे फंसाया क्योंकि मैं अमीर हूँ। हाँ रमन, तू ऐसा निकलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने क्या सोचकर मेरी बहू के होते हुए इस अमीर सौतन को इस घर में ले आया? तुझे क्या लगा कि हम इस लड़की को स्वीकार कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने ये सब कुछ हमारे लिए किया, हम सबके लिए किया। मेरी गरीबी, मेरी लाचारी की वजह से आंचल और माँ आप खुश नहीं थे। मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। और कोमल, तुम भी तो मुझसे प्यार करने लगी थी और मैं तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हें तुम्हारा प्यार दे दूं और अपने लिए खुशियां खरीद लूं। क्या मतलब है तुम्हारा रमन? कोमल, मैं आज भी अपनी पहली बीवी आंचल से ही प्यार करता हूँ और उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए मैं अपनी आंचल के लिए अमीर सौतन लेकर आया। मैंने तुमसे शादी करी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकती। बस इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हारा दिल ना दुखाऊं और अपने सारे सपने भी पूरे कर लूं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को खुश रखूंगा, कभी भी किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बस मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। रमन की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और कोमल उससे तलाक ले लेती है, पर बदले में कोमल उसे अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा देती है ताकि आंचल को फिर कभी रमन के हाथों धोखा ना मिले और रमन के भी सारे शौक पूरे हो सके। इस तरह से कोमल उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और फिर कभी किसी बार भी दोबारा वापस नहीं आती। इस तरह से अब आंचल उसके साथ तो रहती लेकिन उसको कभी माफ नहीं करती और पछतावे में रमन जिंदगी भर चलता रहता कि उसके अमीर होने के लालच की वजह से 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई।